नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश स्कॉलर्स में। आज हम लोग टीजीटी इंग्लिश 2011 के क्वेश्चन पेपर को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। चारों ऑप्शंस पे डिस्कस किया जाएगा और इस डिस्कशन में मोर देन 500 फैक्ट्स आपको सीखने को मिलेगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और चूंकि ये डिस्कशन बहुत ही डिटेल में होगी, इसलिए ये 3 पार्ट्स में वीडियो आएगी और उसमें से आज जो है हम लोग कवर करने वाले हैं फर्स्ट पार्ट को। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला जो क्वेश्चन है, द वर्ड दैट क्लोजली रिजेंबल्स डिसएग्रीमेंट इन मीनिंग। तो आपको जो है यहाँ पे डिसएग्रीमेंट का सिमिलर वर्ड फाइंड आउट करना है। तो डिसएग्रीमेंट का यहाँ पे जो सिमिलर वर्ड होगा वो होगा डिसेंट। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। स्पेलिंग भी आपको ध्यान में रखना है, DISSENT होता है डिसेंट। ठीक है, तो डिसेंट का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट यानी असहमति। और इसके अलावा जो वर्ड डिसेंट है, डिसेंट का मतलब होता है सभ्य या शालीन। ये आपको याद रखना है, सब या शालीन। इंग्लिश में इसको कहेंगे ऑनेस्ट एंड फेयर। ऑनेस्ट एंड फेयर, ही इज अ वेरी डिसेंट पर्सन, यानी ही इज वेरी ऑनेस्ट एंड फेयर पर्सन। ठीक है, इसके अलावा जो देखो ऑप्शन बी में दिया है डिसेंट, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है और इसका दो मतलब है और दोनों आपको जानना है। पहला जो डिसेंट का मतलब होगा ये होगा मूवमेंट। मूवमेंट डाउन टू अ लोअर प्लेस को हम क्या बोलेंगे? डिसेंट। ये एक मूवमेंट होता है, ऊपर से नीचे जाने को हम क्या बोलेंगे? डिसेंट। ये आपको याद रखना है। और एक डिसेंट का मतलब होगा वंस क्रम। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे ही इज ऑफ इंडियन डिसेंट। इंडियन डिसेंट यानी वो जो है किस वंश क्रम से बिलोंग करता है? इंडियन डिसेंट से वो बिलोंग करता है। तो ध्यान रखना, ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको याद रखना है। और ये जो डिसेंट है, ये देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये वर्ब है। ठीक है, और इसका मतलब होगा टू मूव डाउन टू लोअर प्लेस। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने को हम क्या बोलेंगे? डिसेंट। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो अपोजिट होता है वो होता है एसेंड। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इसी से बनता है डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब होता है ऊपर से नीचे आना, यानी बड़े अंक से छोटे अंक की तरफ चलना, उसको हम क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे अंक से बड़े अंक की तरफ जाना, उसको हम बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखो ये जो सारे वर्ड्स दिए गए हैं, ये होमोफोन्स के एग्जाम्पल। ठीक है, होमोफोन्स के एग्जाम्पल है। होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स को कहते हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम होता है बट स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग होता है, उसको हम बोलते हैं होमोफोन्स। तो आप देख लो, जितने सारे यहाँ पे वर्ड दिए हैं, इनकी प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है बट इनकी स्पेलिंग भी अलग है और मीनिंग भी अलग है, तो इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे? होमोफोन्स। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा एक और वर्ड आपको याद रखना है, होमोनिम। ठीक है, होमोनिम से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी आपको याद रखना है। जैसे मैं कहूँ बैंक। ठीक है, तो बैंक का मतलब एक तो होगा रिवर बैंक। ठीक है, जिसको हम नदी का किनारा कहते हैं। और दूसरा बैंक का होता है ऐसा प्लेस वेयर ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, जहां पे पैसों का लेन देन होता है, उसको भी हम बैंक कहते हैं। तो देखो, ऐसे वर्ड जिसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम हो, स्पेलिंग भी सेम हो बट मीनिंग अलग हो, उसको हम क्या बोलते हैं? होमोनिम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे में एक और एग्जांपल दूं, जैसे बेयर। बेयर का मतलब देखो, एक तो होता है बेयर का मतलब भालू, और एक बेयर का मतलब होता है सहन करना। तो ये भी देखो, दोनों वर्ड जो है, इसकी स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है बट मीनिंग अलग है, तो इसको हम बोलेंगे होमोनिम। ये आपको ध्यान रखना। और होमोफोन्स, जिसका ध्यान रखना, जिसका ओनली प्रोनाउंसिएशन सेम हो बट स्पेलिंग और मीनिंग अलग हो, उसको हम बोलते हैं होमोफोन्स। दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है, दोनों आपको याद रखना है। द वर्ड डिस्टिंग्विश्ड का आपको जो है क्लोजली रिजेंबल्स, यानी डिस्टिंग्विश से जो है का जो है सिमिलर वर्ड आपको फाइंड आउट करना है, यानी डिस्टिंग्विश्ड का सिनोनिम आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो, डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है विशिष्ट। ठीक है, और इमिनेंट का मतलब भी होता है विशिष्ट। स्पेलिंग ध्यान रखना, ई से स्टार्ट होगा, EMINENT। ध्यान रखना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है। तो ये होगा इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब भी होता है प्रतिष्ठित। ठीक है, प्रतिष्ठित या प्रख्यात, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इमिनेंट। इंग्लिश में बोलेंगे फेमस एंड इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखना, डिस्टिंग्विश्ड का जो सिमिलर वर्ड होगा वो होगा इमिनेंट। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। जो ऑप्शन सी में दिया है एमिनेंट, इसका मतलब होगा सन्निकट।
ठीक है। और खास करके ये अनप्लेजेंट थिंग के लिए लगता है। एनी अनप्लेजेंट थिंग्स आर हैपनिंग विच आर अबाउट टू हैपन वेरी सून, उसको हम क्या बोलते हैं, इमिनेंट। ये आपको ध्यान रखना। और इसकी स्पेलिंग भी ध्यान रखना, आई से स्टार्ट होता है, IMMINENT। ये आपको याद रखना है। इमिनेंट का मतलब होगा सन्निहित। इसके अलावा देखो ऑप्शन डी में दिया है एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब देखो, इसका मतलब होता है सर्वव्यापी। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहेंगे ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका स्पेलिंग भी आपको ध्यान रखना है, IMMANENT। तो देखो स्लाइड डिफरेंट है स्पेलिंग में, और देखो मीनिंग बिल्कुल बदल जा रही है। समझ में आ रहा है? तो ये आपको बिल्कुल ध्यान से इसको समझना है, और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो एमिनेंट का मतलब होगा सर्वव्यापी या ओमनी प्रेजेंट। एक वर्ड और आपको याद रखना है, यूबिक्विटस। यूबिक्विटस अभी 2016 के आई थिंक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यूबिक्विटस का मतलब सीमिंग टू बी प्रेजेंट एवरीवेयर। तो याद रखना यूबिक्विटस का मतलब भी वही होगा जो ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है। तो ये सारे वर्ड्स आपको तैयार रखना है। यहाँ पे देखो ये एक्चुअली यहाँ पे एक लेटर की मिसिंग है, इसलिए ये कोई वर्ड नहीं है, ध्यान रखना। तो ये सारे तीनों वर्ड आपको याद रखना है। और ये तीनों वर्ड जो है होमोफोन्स के एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। इन सभी वर्ड्स का जो है प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है, बट देखो स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, होमोफोन्स। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है शोइंग रिस्पेक्ट इज बेस्ट इंडिकेटेड बाय। तो शोइंग रिस्पेक्ट के लिए आपको करेक्ट वर्ड यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखो जो रिस्पेक्ट को शो करेगा उसको हम बोलेंगे रिस्पेक्टफुल, और जिसको रिस्पेक्ट मिलेगा उसको हम बोलेंगे रिस्पेक्टेबल। दोनों में ये अंतर है, ये आपको ध्यान रखना। रिस्पेक्टेबल का मतलब सम्माननीय, जो सम्माननीय होगा ध्यान रखना उसको रिस्पेक्ट मिलेगा, और जो रिस्पेक्टफुल होगा वो रिस्पेक्ट देगा। ये दोनों में अंतर है। ये रिस्पेक्टिव का मतलब होता है अपना अपना। ठीक है, अपना अपना, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू गो टू देयर रिस्पेक्टिव क्लास। तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो अपनी अपनी क्लास में जाएं। समझ में आया? ऑल द पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू हैव देयर रिस्पेक्टिव सीट्स। तो यहाँ पे रिस्पेक्टिव का मतलब होगा अपना अपना। रिसेप्शन का मतलब होता है स्वागत कक्ष। ये आपको ध्यान में रखना है, स्वागत कक्ष। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो शोइंग रिस्पेक्ट के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और फॉल्स आइडिया और इमेज इज नोन एज। देखो फॉल्स आइडिया हो, इमेज हो, या कई बार बिलीव भी दे देता है, तो इसको हम कहते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, भ्रम। ये आपको याद रखना है। इसके लिए एक वर्ड है, वो भी आपको याद रखना है, हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जिसको हिंदी में कहेंगे, एक वर्ड और है मृग मरीच का। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। एलूजन का मतलब होता है पासिंग डिफरेंस, जो पर्सन प्लेस थिंग्स आर लिटरेरी पीस ऑफ वर्क विच हैड हैपेंड इन द पास्ट। ठीक है, तो ये एक पासिंग रेफरेंस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये रेफरेंस क्या हो सकता है, किसी पर्सन का हो सकता है, किसी प्लेस का हो सकता है, किसी थिंग्स का भी हो सकता है, या कोई लिटरेरी पीस ऑफ वर्क का हो सकता है जो पास्ट हो चुका हो। समझ में आया? इसको एग्जांपल से समझिए। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है लंदन 1802। ठीक है, और ये 1802 में लिखी हुई जाती है। और इसकी जो पहली लाइन है ध्यान रखना, ओ मिल्टन thou shouldst be living at this hour। ठीक है, तो यहाँ पे देखो विलियम वर्ड्सवर्थ मिल्टन को क्या कर रहे हैं, मिल्टन का रेफरेंस दे रहे हैं, यानी मिल्टन को एल्यूड कर रहे हैं, और इसको हम क्या कहेंगे, एलूजन। ये आपको ध्यान में रखना है। और एक वर्ड है देखो इमेजरी। इमेजरी देखो एक लैंग्वेज होता है। ये क्या होता है, एक लैंग्वेज होता है, और इसके थ्रू जो है विच क्रिएट या विच प्रोड्यूस पिक्चर इन द माइंड ऑफ रीडर हु आर रीडिंग और लिसनिंग। ठीक है, तो इसमें लैंग्वेज के थ्रू जो है प्रोड्यूस किया जाता है पिक्चर इन द माइंड ऑफ रीडर और लिसनर। ये आपको ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे द किटन्स फर इज मिल्की। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो किटन का जो फर है यानी उसके हेयर जो है वो मिल्की है, तो जो दूध जैसे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो राइटर इस सेंटेंस का यूज करके जो है रीडर के मन में एक पिक्चर को क्रिएट करना चाहता है, तो ये होता है इमेजरी। ये आपको ध्यान रखना। और इमेजिनेशन, इमेजिनेशन ये बिल्कुल अलग होता है। ये एक मेंटल पावर होती है सोचने की। समझ में आया? तो इमेजिनेशन और इमेजरी में बिल्कुल काफी अंतर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इमेजरी एक लैंग्वेज होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, इसको आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा फॉल्स आइडिया और इमेज के लिए वो होगा ऑप्शन सी, एलूजन। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्पेलिंग होगा
वो होगा ऑप्शन ए, एड्रेस, ADDRESS। ठीक है, आसान सा वर्ड था, लेकिन कई बार अगर हमें करेक्ट स्पेलिंग नहीं पता होती है तो हम आसान वर्ड में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, ADDRESS, एड्रेस हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे केस इन अपोजिशन का रूल है, ये आपको ध्यान में रखना है। केस इन अपोजिशन, ध्यान रखना, ये कोई वर्ड भी हो सकता है, कोई फ्रेज भी हो सकता है, कोई क्लॉज भी हो सकता है। तो यहाँ पे एज ए क्लॉज आया हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो है, जब भी केस इन अपोजिशन आता है तो ये जो कोई वर्ड या फ्रेज या क्लॉज जो होता है वो अपने पहले वाले नाउन को क्वालिफाई करता है, यानी उसकी विशेषता बताता है। तो देखो, माई फेवरेट टीचर हु जस्ट हैपेंस टू बी माई अंकल रिटायर्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी लास्ट समर। मेरे जो फेवरेट टीचर हैं, जो संयोग से मेरे अंकल हैं, वो जो है लास्ट ईयर क्या हुए, रिटायर हुए यूनिवर्सिटी से। यहाँ पे देखो, हु जस्ट हैपेंस टू बी माई अंकल, ये किसके लिए यूज हुआ है, माई फेवरेट टीचर के लिए हुआ है। और ये है केस इन अपोजिशन। रूल ये होता है कि केस इन अपोजिशन के पहले और बाद में आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो है हु के पहले और अंकल के बाद जो है कॉमा लगा है, इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इसलिए गलत होगा क्योंकि हु के पहले कॉमा नहीं लगा है। ऑप्शन सी इसलिए गलत होगा क्योंकि यहाँ पे देखो हु के पहले तो कॉमा लगा है, बट अंकल के बाद भी कॉमा लगना चाहिए था, इसलिए ये गलत हो गया। और डी इसलिए गलत होगा क्योंकि इसमें फेवरेट और टीचर कई इसमें कॉमा लगाकर इस सेंटेंस को जो है इनकरेक्ट कर दिया गया है, तो ये भी गलत ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ये आपको याद रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन, ठीक है, वॉज अ ग्रेट पैट्रियट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देखो द, जैसे मैं कहूँ द महात्मा गांधी, महात्मा गांधी द फादर, फादर ऑफ नेशन। अब यहाँ पे देखो फादर ऑफ नेशन के बाद हमें फिर कॉमा लगाना पड़ेगा। द फादर ऑफ नेशन के पहले भी कॉमा लगाना पड़ेगा और नेशन के बाद भी कॉमा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक केस इन अपोजिशन है और ये महात्मा गांधी के लिए यूज हुआ है। तो ध्यान रखना, तो इस तरह के रूल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, अगेन जो है आपको करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें आपको क्या रूल है वो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो हाउ एवर है, ध्यान रखना, हाउ एवर एक कंजंक्टिव एडवर्ब है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, एक कंजंक्टिव ये एडवर्ब है और ये जब भी यूज होता है ये कंट्रास्ट दिखाता है। यानी जो पहला वाला सेंटेंस रहता है और उसके बाद जो है हाउ एवर के बाद जो दूसरा सेंटेंस आता है, तो दूसरा वाला सेंटेंस पहले वाले सेंटेंस का जस्ट अपोजिट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके इसके लिए जो रूल होता है कि हाउ एवर के पहले आपको सेमी कॉलन लगाना है और हाउ एवर के बाद आपको कॉमा लगाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये पंक्चुएशन का रूल है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे ही ध्यान रखना, जैसे कभी देयरफॉर आ जाता है, देयरफॉर आ जाता है तो देयरफॉर के आगे और पीछे भी कॉमा लगता है। जैसे आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, तो यहाँ पे देखो आई, जैसे मैंने बोला आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, ठीक है, तो यहाँ पे देयरफॉर के आगे और पीछे आपको क्या लगाना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये जो है कुछ पंक्चुएशन के रूल्स हैं और पंक्चुएशन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये सारे रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है, डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड इज कॉल्ड। तो देखो डिक्शनरी मीनिंग जो है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डेनोटेशन बोलते हैं। कई बार डिक्शनरी मीनिंग ना देकर डायरेक्ट मीनिंग पूछा जाता है, तो डायरेक्ट मीनिंग पूछे या डिक्शनरी मीनिंग पूछे उसको हम क्या बोलते हैं, डेनोटेशन। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक वर्ड होता है कोनोटेशन, ये है एसोसिएट मीनिंग। इसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएट मीनिंग को हम क्या कहते हैं, कोनोटेशन कहते हैं। इसको एग्जांपल से समझिए, जैसे एक वर्ड है डोफ। डोफ का मतलब देखो क्या होता है, अ बर्ड लाइक pigeon इन व्हाइट कलर। ठीक है, एक तो इसका मीनिंग ये हो गया। और दूसरा डोफ का जो मतलब होता है वो है सिंबल ऑफ पीस भी होता है, सिंबल ऑफ पीस भी होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो डोव का डायरेक्ट मीनिंग है यानी डिनोटेशन है वो क्या है, अ बर्ड लाइक पिजन इन व्हाइट कलर। और जो डोव का दूसरा मीनिंग है यानी एसोसिएट मीनिंग है वो है सिंबल ऑफ पीस। ये आपको ध्यान में रखना है, डिनोटेशन और कोनोटेशन। अब आप इसको याद कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, डिक्शनरी मीनिंग देखो या डायरेक्ट मीनिंग देखो, दोनों में डी आ रहा है और डिनोटेशन में भी डी आ रहा है। तो आप डी को डी से एसोसिएट करके इसको याद रखेंगे। जब भी आपको डिक्शनरी मीनिंग पूछे या जो है डायरेक्ट मीनिंग पूछे तो आप उसको क्या बोलेंगे, डेनोटेशन। समझ में आ गया? और उसके अलावा जो है जो एसोसिएट मीनिंग होगा वो होगा कोनोटेशन, ये आपको याद रखना है।
इसके अलावा देखो जो एनोटेशन है, एनोटेशन का मतलब होता है टिप्पणी, ये आपको याद रखना है। एनोटेशन का मतलब होता है टिप्पणी, ठीक है। एडिंग मार्क्स जिसको कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, या एडिंग नोट्स एनोटेशन होता है। और डाइग्रेशन का मतलब होता है, देखो डाइग्रेशन का मतलब होता है एनेक्शन ऑफ मूविंग अवे फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइग्रेशन। और इसके लिए एक वर्ड और है, वो भी आपको याद रखना है, वो है डेविएशन। डेविएशन, डेविएशन का मतलब भी होता है जो है सब्जेक्ट से हट जाने को हम क्या बोलते हैं, डेविएशन, ठीक है। तो डाइग्रेशन और डेविएशन एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये सारे के सारी वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको याद रखना है। एलिप्सिस का मतलब आपको बताना है, तो देखो एलिप्सिस का मतलब होता है ओमिशन ऑफ वर्ड्स, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? एलिप्सिस का मतलब होगा ओमिशन ऑफ वर्ड्स। इसको एग्जांपल से समझिए, जैसे मैं कहूँ आई हैव टू पेन्स इन माई पॉकेट, ठीक है, और यू हैव थ्री, फिर मैंने बोला डैश, डॉट 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 कर दिया, ठीक है। तो आई हैव टू पेन्स इन माई पॉकेट एंड यू हैव थ्री, ठीक है, यहाँ पे थ्री होगा, तो थ्री मैंने लिखा, तो उसके बाद मैंने डैश कर दिया। तो आगे की बात अंडरस्टूड है कि मतलब यू हैव थ्री पेन्स इन योर पॉकेट्स, समझ में आया? तो यहाँ पे पेन इन योर पॉकेट, ये जो है इस सेंटेंस में अंडरस्टूड है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे जो राइटर इस तरह का यूज करता है, समझ में आया, और ऑडियंस या रीडर्स उसको समझ भी लेती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एलिप्सिस। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखो कई वर्ड्स का जो है, कई वर्ड्स को ओमिट कर दिया गया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एलिप्सिस। ये आपको ध्यान में रखना है। एक वर्ड और आपको याद रखना है, इलीजन, ठीक है, इलीजन। इलीजन में क्या होता है, किसी साउंड को या लेटर को जो है उसको ओमिट किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं कहूँ डू नॉट, ठीक है, जैसे डू नॉट, तो इसको कहा जाएगा डोंट। ये क्या हुआ, मैंने देखो यहाँ पे ओ को यहाँ पे जो है ओमिट कर दिया, तो ये क्या हुआ, ये इलीजन हुआ। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कई बार नेवर, नेवर को ऐसे लिख दिया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे वी को साइलेंट कर दिया जाएगा या वी को हटा दिया जाएगा, ओमिट कर दिया जाएगा। तो ये है किसका एग्जाम्पल, इलीजन का। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इन दोनों को आपको याद कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो एलिप्सिस में डबल एल है, ठीक है, एलिप्सिस में डबल एल है, इसलिए ये कई वर्ड को ओमिट करेगा। समझ में? यहाँ पे देखो कई वर्ड्स को ओमिट किया गया, इसलिए यहाँ पे जो है क्या हुआ, एलिप्सिस हुआ। और देखो इलिजन में सिंगल एल है, ठीक है, इसलिए ये सिर्फ लेटर या साउंड को ओमिट करेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ ओ को ओमिट किया, यहाँ पे देखो वी को ओमिट किया, तो ये किसका एग्जाम्पल है, इलिजन का। तो इस तरह से आप चीजों को एसोसिएट करके याद कर सकते हैं। तो ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। एलिप्सिस ऑलरेडी पूछा गया है, आगे इलिजन भी पूछा जा सकता है, इसको आपको ध्यान रखना है। यूजिंग सॉफ्टर साउंडिंग वर्ड्स टू अवॉइड ब्लंटनेस, ठीक है। तो ब्लंटनेस का मतलब क्या होता है, ब्लंटनेस का मतलब रूखापन को जो है अवॉइड करने के लिए जो है सॉफ्टर साउंड को जो यूज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूफेमिज्म बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। देखो यूफेमिज्म एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें डिसएग्रीएबल थिंग्स को एग्रीएबल नेम देकर बोला जाता है। समझ में आया? जैसे किसी की डेथ हो गई हो तो उसके लिए बोला जाएगा ही हैज पास्ड अवे, या बोला जाएगा ही हैज फॉलन asleep। ये क्या है, ये यूफेमिज्म है। जैसे somebody is telling a lie, कोई झूठ बोल रहा है, तो उसके लिए बोला जाएगा he is telling a fairy tale। तो ये फेरी टेल क्या है, ये यूफेमिज्म है। ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा देखो यूफिज्म जो ऑप्शन बी में दिया है, यूफिज्म का मतलब क्या होगा, तो यूफिज्म का मतलब होगा एन आर्टिफिशियल हाईली एलॉबरेट वे ऑफ राइटिंग एंड स्पीकिंग को हम क्या बोलते हैं, यूफिज्म बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और हिंदी में इसको बोलेंगे आडंबर युक्त जो है लिखने और बोलने की जो शैली होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यूफिज्म। ये आपको ध्यान में रखना है। एजोनेंस क्या होता है, एजोनेंस जो है ये होता है वॉवेल साउंड या वॉवेल लेटर्स का जो है सेंटेंस के बिगिनिंग में जो रिपीटिशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एजोनेंस। ये आपको ध्यान में रखना है। और कॉन्सोनेंट साउंड या कॉन्सोनेंट्स लेटर्स या सेलेबल्स का जो है सेंटेंस के बिगिनिंग में जो रेपिटेशन होता है उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। तो एजोनेंस भी कई बार पूछा गया और एलिट्रेशन से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो एलिट्रेशन में सिर्फ यही चेंज होगा कि जो है एजोनेंस में वॉवेल जो है साउंड या वॉवेल सेलेबल्स रिपीट होता है, और एलिट्रेशन में क्या होगा, उसमें जो है कॉन्सोनेंट साउंड या कॉन्सोनेंट सिलेबल्स रिपीट होगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है, ये दोनों आपको याद रखना है। रेजोनेंस का मतलब जो है वो साउंड होगा, ठीक है, साउंड या पिच। हिंदी में इसको कहेंगे गूंज, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, गूंज। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है सेवन लाइन स्टेंजा यूज्ड बाय मिडिवल पोएट इज नोन एज।
तो 7 लाइन की जो स्टेंजा है उसको हम क्या बोलते हैं, राइम रॉयल कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम राइम रॉयल क्यों पड़ा वो आप समझिए। देखो 15th सेंचुरी में जो है किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड ने एक अपनी बहुत ही सेलिब्रेटेड पोएम लिखा, उसका नाम था किंग स्क्वायर। क्या था, किंग्स स्क्वायर था। और ये जो है, ये जो पोएम है ये 7 लाइन के स्टेंजा फॉर्म में लिखी गई। चूंकि जो है ये जेम्स फर्स्ट ने लिखा था और ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए इनके स्टेंजा फॉर्म को क्या बोला गया, राइम रॉयल। ये आपको ध्यान में रखना है। और राइम रॉयल को जो है चौसेरियन स्टेंजा भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चौसेरियन स्टेंजा भी कहते हैं क्योंकि जोफ्री चौसर जो 14th सेंचुरी की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश राइटर्स हैं, ने जो है कैंटरबरी टेल्स भी लिखा हुआ है। इन्होंने अपने सेलिब्रेटेड वर्क ट्रायलस एंड क्रेसिडा में, ध्यान रखना, ट्रायलस एंड क्रेसिडा में जो है 7 लाइन स्टेंजा फॉर्म का यूज किया था। तो इसलिए जो है चौसर के नाम से ही जो है इनके स्टेंजा फॉर्म को चौसेरियन स्टेंजा कहा गया। तो ध्यान रखना, ठीक है, चाहे राइम रॉयल कहा जाए या चौसेरियन स्टेंजा कहा जाए, दोनों का मतलब सेम है। और दोनों जो है कितनी लाइन की स्टेंजा होती है, तो 7 लाइन की स्टेंजा होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। टर्जा राइमा, देखो टर्जा राइमा 3 लाइन की स्टेंजा होती है। पहली बात तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसकी राइमिंग स्कीम क्या होती है, ए बी सी बी CDC, इस तरह से इसकी राइमिंग स्कीम होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। टर्जा राइमा का जो बेस्ट एग्जांपल है वो आपको ध्यान में रखना है, वो है डिवाइन कॉमेडी। दांते का जो है डिवाइन कॉमेडी, वो ध्यान रखना टर्जा राइमा में लिखी गई पोएम है। ये आपको ध्यान में रखना है, डिवाइन कॉमेडी। और इसके अलावा जो है पीबी शैली की जो है ओड टू द वेस्ट विंड, ये भी टर्जा राइमा में लिखी गई पोएम है। ये आपको ध्यान में रखना है। एक वर्ड और आपको याद रखना है, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट या जिसको हम कहते हैं टर्सेट। ठीक है, तो टर्सेट और ट्रिपलेट भी ध्यान रखना, ये भी 3 लाइन की स्टेंजा फॉर्म होती है। लेकिन इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है, ध्यान रखना, ए बी, इस तरह से इसकी राइमिंग स्कीम होती है। टर्जा राइमा की राइमिंग स्कीम ए बी सी इस तरह से होती है। और ट्रिपलेट या टर्सेट की राइमिंग स्कीम क्या होती है, ए बी सी इस तरह से होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। टेट्रामीटर, मीटर हमेशा लाइन की लेंथ बताती है। तो टेट्रा मतलब ऐसा लाइन जिसमें कितने फीट हो, 4 फीट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, टेट्रामीटर। पेंटामीटर यानी 5 फीट हो, हेक्सामीटर 6 फीट हो, और हेप्टा 7 फीट हो, और ऑक्टामीटर होगा तो उस लाइन में कितने फीट होगा, ध्यान रखना, उस लाइन में 8 फीट होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह से मोनोमीटर होगा तो 1 फीट, डाईमीटर होगा तो 2, और ट्राईमीटर होगा तो 3, और टेट्रा होगा जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, यानी इसमें 4 फीट होगा। किसी लाइन के अंदर जो है बीच में कोई जो राइमिंग स्कीम होती है उसको हम इंटरनल राइम कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, 7 लाइन के स्टेंजा को हम राइम रॉयल या चौसेरियन स्टेंजा कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। एलजी एंड सोनेट्स आर 2 टाइप्स ऑफ, ये देखो 2 टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, ये पोएम्स होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। देखो पोएम्स 2 तरीके के होते हैं, वो आपको ध्यान देना है। एक तो जो है पर्सनल फॉर्म ऑफ पोएट्री होती है, और दूसरा इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ पोएट्री होती है। पर्सनल फॉर्म ऑफ पोएट्री को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव पोएट्री कहते हैं। और इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ पोएट्री को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव पोएट्री कहते हैं। सब्जेक्टिव पोएट्री के लिए कोड है, आपको याद रखना है, SOLE। ठीक है, SOLE। एस से हो जाएगा सोनेट, ओ से हो जाएगा ओट, एल से हो जाएगा, ध्यान रखना, लिरिक, और ई से हो जाएगा एलजी। ये 4 जो है पर्सनल फॉर्म ऑफ पोएट्री या सब्जेक्टिव पोएट्री होते हैं। ध्यान रखना, सोले, एस स्टैंड फॉर सोनेट, ओ स्टैंड फॉर ओड, और एल स्टैंड फॉर लिरिक, और ई स्टैंड फॉर एलजी। ये ध्यान रखना। और ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोएट्री के लिए कोड है, आप याद रखना, इसके लिए है बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन, ये आपको याद रखना है। बी से देखो क्या हो जाएगा, बैलेट। ई से क्या हो जाएगा, एपिक। और डी से क्या होगा, ड्रामेटिक मोनोलॉग। और एम से क्या हो जाएगा, मॉक इपिक। समझ में आ गया। तो देखो बैलेट, एपिक, ड्रामेटिक मोनोलॉग और मॉक इपिक, ये सारे जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोएट्री हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखो एसेज, फिक्शन, बायोग्राफीज, ये सारे पोस्ट वर्क हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब बताना है। तो वैसे देखो अगर इसका डिक्शनरी मैंने देखी पॉइंट ऑफ व्यू का, तो इसका मतलब होगा दृष्टिकोण। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या होगा, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी आपकी दृष्टिकोण क्या है, आपका विचार क्या है। और लिटरेचर में पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या होगा, देखो थिएटर में जो है कोई ऐसा
पॉइंट ऐसी जगह जहां पे सारे व्यूज सारे नज़ारे अच्छे से दिखें, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू। और ये जगह किसका होता है, ध्यान रखना, ये जगह होता है नैरेटर का, जो स्टोरी को टेल कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा, हु इज टेलिंग द स्टोरी, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, इन फिक्शन द ऑथर्स ओवरऑल मेन आइडिया और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज इज कॉल्ड द, उसको हम क्या बोलते हैं, थीम। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, समझ में आ गया। फिक्शन में जो है ऑथर की जो ओवरऑल मेन आइडिया होती है या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैसेज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, थीम बोलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसको हम जिस्ट भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आपको याद रखना है। प्लॉट क्या होता है, देखो प्लॉट जो होता है ये सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है, ये क्या होता है, एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है विच फॉर्म द स्टोरी ऑफ फिक्शन और प्ले, ये आपको ध्यान में रखना है। सेटिंग क्या होता है, ये टाइम इन प्लेस वेयर समथिंग हैपन, उसको हम क्या बोलते हैं, सेटिंग। अलग अलग प्लॉट की अलग अलग सेटिंग होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है फाइट, ठीक है, या जो है आर्ग्यूमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट, ये भी आपको याद रखना है। ये सारे के सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो रिपीटिशन ऑफ द सेम और सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड इज कॉल्ड, इसके ऊपर अभी हम लोगों ने अच्छे से चर्चा किया था। तो कॉन्सोनेंट साउंड अगर बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस में बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलिट्रेशन, ये आपको ध्यान में रखना है। एजोनेंस हो चुका है। एपोस्ट्रॉफी देखो एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है टू द डेड को, टू द एब्सेंट को, टू द पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट को, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे ओ मिल्टन, ठीक है, ओ मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, ये किसका एग्जांपल है, एपोस्ट्रोफी का। ओ लिबर्टी, ठीक है, ओ लिबर्टी व्हाट क्राइम्स हैव बीन डन इन दाई नेम, ये भी किसका एग्जांपल है, ये जो है ध्यान रखना है एपोस्ट्रोफी का। इसमें जरूर कोई ना कोई एड्रेस होगा, चाहे वो किसी डेड को एड्रेस होगा या किसी पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट को एड्रेस होगा। एपोस्ट्रोफी एक इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है, ये आपको ध्यान में रखना है। सिमिली देखो, सिमिली को पहचानना बहुत आसान है। इसमें जो है दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बीच में कंपैरिजन भी होती है, और सबसे अच्छी बात इसमें होती है कि इसमें जो है एक क्लू आपको मिलता है, सो लाइक और एज, ठीक है। तो कि जिस सेंटेंस में आपको सो लाइक एज मिले और कंपेयर भी हो, कंपैरिजन भी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे सिमिली। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है, ये आपको ध्यान में रखना है। A statement that appears self-contradictory but that reveals a kind of truth, उसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, उसको हम बोलते हैं पैराडॉक्स। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, समझ में आया। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट होगा जो देखने में बड़ा कंट्राडिक्टरी होगा, लेकिन वो जो है दैट रिवील्स अ काइंड ऑफ ट्रुथ, ये किसका एग्जांपल है, ध्यान रखना, पैराडॉक्स। जैसे मैं कहूँ वॉर इज पीस, वॉर इज पीस, ये किसका एग्जांपल है, ये है पैराडॉक्स का। इसके अलावा जो है, जैसे एग्नोरेंस इज द स्ट्रेंथ, ignorance is the strength, ये क्या है, ये भी किसका एग्जांपल है, ये भी पैराडॉक्स का एग्जांपल है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो है आयरनी क्या होता है, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ध्यान रखना, ये होगा ऑप्शन बी। इसके अलावा कुछ और वर्ड्स दिए, वो भी आपको सीखना है। जैसे आयरनी क्या होता है, आयरनी देखो एक मोड ऑफ स्पीच होता है, ठीक है, जिसमें जो लिटरल मीनिंग होती है वो रियल मीनिंग के जस्ट अपोजिट होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और फॉर एग्जाम्पल जैसे आई मस्ट बी टॉट माई ड्यूटी एंड बाई यू, आई आई मस्ट be taught my duty, I must be taught my duty and by you, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है, ये आयरनी का एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। कि मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मेरी ड्यूटी अब तुम सिखाओगे, एक्चुअली वो ये नहीं कहना चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि तुम अपनी ड्यूटी पे ध्यान दो, मुझे मेरी ड्यूटी पता है। तो आयरनी क्या होता है, मोड ऑफ स्पीच होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो रियल मीनिंग होती है वो लिटरल मीनिंग के जस्ट अपोजिट होती है। ओनोमोटोपिया एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें वर्ड जो यूज होता है, जिसका साउंड जो है सेंस को सजेस्ट करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैं कहूँ वार्बल, वार्बल जो है ये क्या है, ये बर्ड के जो है सिंगिंग करने को हम वार्बल कहते हैं। ऐसे ही जो है स्प्लैश, ठीक है, जब समुद्र की लहरें पत्थर से टकराती हैं तो एक स्प्लैश की आवाज आती है, तो ये क्या है, ये भी ओनोमोटोपिया का एग्जाम्पल है, ये ध्यान रखना। इसी तरीके से जो है क्लिंग, ठीक है, क्वाइंस की खनखनाने को हम क्या बोलते हैं, क्लिंग कहते हैं। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, ओनोमोटोपिया के, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टोरी दैट एंड्स विद द हैप्पी रेजोल्यूशन और कॉन्फ्लिक्ट फेस्ड बाय द मेन कैरेक्टर आर कैरेक्टर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, ऐसी स्टोरी को हम बोलते हैं कॉमेडी, ठीक है। ऐसी स्टोरी जिसकी हैप्पी एंडिंग हो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमेडी, ये आपको ध्यान में रखना है। और जिसका ट्रेजिक एंड हो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेजेडी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक वर्ड होता है डायनुमा,
डेनुमा, ठीक है। और डेनुमा जो है किससे संबंधित है? कॉमेडी से। ये जब किसी स्टोरी की लास्ट में आती है तो जितने सारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो सब के सब जो है सॉर्ट आउट हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, और वो प्ले किस में कन्वर्ट हो जाती है? कॉमेडी में। ये आपको ध्यान में रखना है। और एक वर्ड आपको याद रखना है, कैटेस्ट्रॉफी, ठीक है। कैटेस्ट्रॉफी, कैटेस्ट्रॉफी क्या होता है ये आपको ध्यान में रखना है। कैटेस्ट्रॉफी एक ऑल ऑफ सडन एक डिजास्टर होता है दैट काजेस लॉट्स ऑफ सफरिंग एंड डेथ। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसी की वजह से जो है कोई जो प्ले होती है वो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाती है? ट्रेजेडी में, क्योंकि बहुत सारे इसमें डेथ और सफरिंग होते हैं, और इसलिए वो प्ले किसमें बदल जाती है? वो ट्रेजेडी में बदल जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कैटेस्ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ट्रेजेडी से। और डेनोमा किससे संबंधित है? तो कॉमेडी से। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपको ध्यान में रखना है। फार्स एक फनी प्ले होता है, ठीक है, थिएटर के लिए लिखा जाता है, जिसमें फुल ऑफ रिडिकुलस सिचुएशंस होते हैं। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं फार्स के। विलियम शेक्सपियर के जो है कुछ अर्ली प्लेस जो है फार्सिकल कैटेगरी में रखे गए हैं, वो आपको ध्यान में रखना है, जैसे कॉमेडी ऑफ एरर, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, और इसके अलावा जो है टेमिंग ऑफ द स्टू। इसमें जो है बहुत सारे फार्सिकल एलिमेंट्स मिलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। सटायर क्या होता है? देखो, सटायर जो है किसी खराब या मूर्ख व्यक्ति विचार आचरण पर जो व्यंग किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? सटायर, ठीक है। इसमें ह्यूमर का यूज किया जाता है टू अटैक अ पर्सन, आइडिया और बिहेवियर दैट ही थिंक्स बैड और सिली। समझ में आ गया? इसको हम क्या बोलते हैं? सटायर। और सटायर में आपको ध्यान रखना जो है सबसे बड़ा नाम आता है, ध्यान रखना ये है जॉन ड्राइडन का। जॉन ड्राइडन की का जो है कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है जो आपको याद रखना है, जो कि बहुत ही सटायरिकल वर्क है, जैसे कि द मेडाल, ठीक है, द मेडाल। इसके अलावा जो है मैक ब्लैकनो, और इसके अलावा जो है एब्सोलोम एंड एकिटोफल। ये भी जो है ये किसका एग्जाम्पल है? ये ध्यान रखना, ये सटायर का एग्जाम्पल है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है द स्टेटमेंट इफ आई टोल्ड यू वंस आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स। ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये देखो, ऑफ कोर्स आपको सेंटेंस देखने से ही लग गया होगा ये किसका एग्जाम्पल है। ये हाइपरबली का है। हाइपरबली एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें कोई स्टेटमेंट को जो है इम्फेटिक कर दिया जाता है, ओवर स्टेटमेंट करके या उसको एग्जेजरेट करके। ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। हाइपरबली का कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइपरबली का अपोजिट वर्ड क्या होगा? तो अंडर स्टेटमेंट होगा। समझ में आया? या लाइटोट होगा। ये भी आपको याद रखना है, लाइटोट, ठीक है। तो हाइपरबली का जो अपोजिट वर्ड अंडर स्टेटमेंट या लाइटोट होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। टोन का मतलब जो है साउंड होता है, और सटायर के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पोएम कंसिस्टिंग ऑफ फोर लाइंस ऑफ अ पोएम दैट कैन बी कंसीडर्ड एज अ यूनिट। देखो, फोर लाइन का पोएम या फोर लाइन की जो स्टेंजा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाट्रेन, ठीक है। और इसके अलावा जो है कपुलेट जो होता है वो टू लाइन की स्टेंजा होती है। और हाइकू, हाइकू देखो एक जापानी फॉर्म ऑफ द पोएम या स्टेंजा होती है। इसमें सिर्फ 17 सिलेबल्स होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। पहले लाइन में जो है 5 सिलेबल्स होते हैं, दूसरी लाइन में जो है 7 सिलेबस होते हैं, अगेन थर्ड लाइन में 5 सिलेबस होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। लिरिक क्या होती है? ये सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोएट्री होती है। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, ध्यान रखना, ये सिंगल थीम पर लिखी गई पोएम होती है। और इसके अलावा जो है ये शॉर्ट पोएम होती है, और इसमें इंटेंस इमोशंस होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ये लिरिक के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखो जो है 3 लाइन की जो स्टेंजा होती है उसको हम टर्जा राइमा, टर्सेट या ट्रिपलेट कहते हैं। 4 लाइन की स्टेंजा को हम क्वार्टरन कहते हैं। 6 लाइन की स्टेंजा को हम क्या बोलते हैं? सेस्टेट कहते हैं। 7 लाइन स्टेंजा को अभी हम लोगों ने देखा राइम रॉयल या चौसेरियन स्टेंजा कहते हैं। और 8 लाइन के जो स्टेंजा फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? ओटावा राइमा, ठीक है। ओटावा राइमा कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और 9 लाइन की जो स्टेंजा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेंसेरियन स्टेंजा कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्पेंसेरियन स्टेंजा कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं स्टेंजा फॉर्म से। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछ दिया जाता है, तो ये सारे फैक्ट्स आपको तैयार रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ आवर कंट्री एंड ग्रेट इमेंसिपेटर आर एग्जांपल्स ऑफ। ये किसके एग्जांपल है? तो ध्यान रखना ये एग्जांपल है एपिथेट के, ठीक है। एपिथेट कोई एडजेक्टिव होता है या कोई फ्रेज होता है दैट इज यूज्ड टू अप्रिशिएट आर कंडेम समबडी, ठीक है। ध्यान रखना एपिथेट जो है ये एक फ्रेज की तरह कई बार यूज होता है, कई बार एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, और किसी व्यक्ति की प्रशंसा करने या उसको क्रिटिसाइज करने के लिए इसका यूज होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी तरीके से देखो जो है महात्मा गांधी, द फादर ऑफ आवर नेशन, द फादर ऑफ नेशन, ये भी क्या है? ये भी एक एपिथेट है, ये आपको ध्यान में रखना है। एनोलॉजी क्या है? एनोलॉजी का मतलब होता है हिंदी में समानता, ठीक है। जैसे मैं कहूँ ब्रिक्स,
ब्रिक्स से क्या बना, रोड बना। तो ऐसे ही मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल जो है ग्लास, ठीक है, ग्लास से फिर क्या बनेगा, बॉटल। ये समानता हुआ, जैसे ब्रिक्स से रोड बना, ऐसे ही ग्लास से क्या बना, बॉटल। इसको हम क्या बोलते हैं, एनालॉजी। एलेगरी का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। देखो एलेगरी जो होता है, ये जो है, ये ऐसी स्टोरी होती है या ऐसा पोएम होता है जो डबल मीनिंग लिए हुए होता है, उसको हम एलेगरी कहते हैं। समझ में आ गया। जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म बेस्ट एग्जांपल है एलिगोरिकल नॉवेला का, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें देखो दो स्टोरी चलती है, एक तो जो है इसमें सरफेस लेवल पर एनिमल कैरेक्टर के द्वारा जो स्टोरी बताई जाती है, और दूसरा इसके पीछे जो इनडायरेक्ट स्टोरी होती है वो रशियन रिवोल्यूशन इसमें दिखाया जाता है, किस तरह से 1917 में जो है जोसेफ स्टालिन का जो है उदय होता है। ये सारा स्टोरी इसमें दिखाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म, एल्गरी का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा जो है एडमंड स्पेंसर का फेरी क्वीन, ये भी एक एलिगोरिकल पोएम है। और इसके अलावा जो है जॉन बनियान का जो है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी जो है एलिगरी का एग्जाम्पल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फॉयल का मतलब क्या होता है, देखो फॉयल का एक तो मतलब होता है जो है कोई ऐसी परत जो भोज्य पदार्थ को ढकने के काम में आती है, उसको हम फॉयल कहते हैं। ठीक है, और एक फॉयल का मतलब होता है आप जो है प्लानिंग करके किसी दूसरे के प्लान को जब आप फेल करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉयल कहते हैं। ठीक है, योजना बनाकर किसी दूसरे व्यक्ति की योजना को जो है विफल करना, उसको हम क्या कहते हैं, फॉयल। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये आपको याद रखने हैं, और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a type of comedy in which ridiculous and often stereotype characters are involved in silly far-fetched situation। देखो ये जो है एक कॉमेडी होती है, और इसमें बहुत सारे रेडिकुलस सिचुएशन होते हैं, वही घिसे पिटे इसमें कैरेक्टर होते हैं, और सिली एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे प्ले को हम क्या कहते हैं, फार्स कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट, ए करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो है देखो फेबल क्या होता है। फेबल एक ऐसी स्टोरी होती है जिसमें एनिमल कैरेक्टर्स और बर्ड्स ये जो है टॉक लाइक ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ये जो है ह्यूमन बीइंग की तरह बात करते हैं, ऐसी स्टोरी को हम क्या बोलते हैं, फेबल। पैराबल क्या होता है, इसको हम एक्सटेंडेड मेटाफर कहते हैं। इसमें जो है एनेक्डोट के थ्रू जो है कोई मॉरल लेसन दिया जाता है या किसी पॉइंट को एलस्ट्रेट किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैराबल। ये आपको ध्यान में रखना है। सेंटिमेंटल कॉमेडी ये कब फ्लरिश होती है, 18th सेंचुरी में, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो है मेन फोकस सेंटिमेंटल कॉमेडीज का किस पे होता है, इस पे पाइटी पे, ठीक है, सिंपली सिटी पे, और ये सारे जो है वर्च्यू पे, ये जो है इस इन सब जो है विशेषताओं पर जो है सेंटिमेंटल कॉमेडीज लिखे जाते थे, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो वन ऑफ द नोटेबल सेंटिमेंटल जो है कॉमेडी के राइटर्स हैं, ध्यान रखना, वो है रिचार्ड स्टिल, ये आपको ध्यान में रखना है। और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट जो है सेंटिमेंटल कॉमेडीज भी हैं जिसको आपको याद रखना है, जैसे कि द टेंडर लवर्स, द कॉन्सियस लवर्स, ये सारे जो है एग्जाम्पल्स हैं किसके, सेंटिमेंटल कॉमेडी की, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो है यूज ऑफ लैंग्वेज टू इवोक पिक्चर, समझ में आ गया ना, ये किसका एग्जांपल होगा, ये इमेजरी का एग्जांपल होगा। तो ये लैंग्वेज के थ्रू जो है पिक्चर को क्रिएट किया जाता है, और ये पिक्चर किसी पर्सन का हो सकता है, थिंग्स का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, कोई एक्सपीरियंस का हो सकता है, इसको हम क्या बोलेंगे, इमेजरी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसके अलावा जो है सिंबल क्या होता है, सिंबल का मतलब होगा प्रतीक। ठीक है, जैसे क्रॉस का यूज होगा, तो क्रॉस स्टैंड फॉर क्रिश्चियनिटी। ठीक है, क्रिश्चियनिटी, तो ये आपको ध्यान में रखना, ये सिंबल होता है। देखो एफोरिज्म क्या होता है, एफोरिज्म जो है अ शॉर्ट फ्रेज होता है दैट एक्सप्रेसेस इन अ वेरी क्लेवर वे दैट समथिंग इज ट्रू। ठीक है, जैसे एग्जांपल से आप समझिए, जैसे मैं कहूं एक्शंस, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ये क्या है, ये एफोरिज्म का एग्जांपल है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक्शन जो है वर्ड से ज्यादा प्रभावी होता है, ये किसका एग्जांपल है, ये एफोरिज्म का एग्जांपल है। तो ये सारे वर्ड्स आपको तैयार रखने हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट दैट सेज लेस देन व्हाट इज इट मींट। कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसमें जितनी बात कही जानी चाहिए उससे भी कम में कही जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे अंडर स्टेटमेंट। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है, वेगनेस, वेगनेस, अस्पष्टता को हम एम्बिग्यूटी कहेंगे। इसके लिए एक और वर्ड है इम्प्लिसिट। ठीक है, इम्प्लिसिट का मतलब भी जो थिंग्स विच इज नॉट क्लियर, जो अस्पष्ट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, एम्बिग्विटी, वेगनेस या इम्प्लिसिटी, ये आपको ध्यान में रखना है।
देखो ऑक्सीमोरॉन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें दो कंट्राडिक्टरी वर्ड्स सेम सेंटेंस में रखे जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। फॉर एग्जांपल जैसे ओपन सेक्रेट, ओपन सेक्रेट, ये बिल्कुल किसी सेंटेंस में बिल्कुल आसपास आएंगे। इसी तरीके से जैसे फॉल्सली ट्रू, फॉल्सली ट्रू, ये भी किसका एग्जांपल है? ऑक्सीमोरॉन का। इसी तरीके से जो है ध्यान रखना काइंड क्रुएलिटी, काइंड क्रुएलिटी, ये भी किसका एग्जांपल है? ऑक्सीमोरॉन का, ये आपको ध्यान में रखना। लाइटोट देखो एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है या ऐसा एक टर्म होता है, ध्यान रखना, जिसमें जो है पॉजिटिव बात को नेगेटिव तरीके से कही जाती है, अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव तरीके से कही जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैं कहूँ आज बहुत गर्मी है, इट इज हॉट टुडे, तो इसको लाइटवुड में बोला जाएगा इट इज नॉट कोल्ड टुडे। ये किसका एग्जाम्पल है? याद रखना, ये लाइटवुड का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से जैसे एक बहुत ही क्लिशे टाइप का इसका एग्जाम्पल है, ही इज अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, तो याद रखना ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है लाइटवुड का। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिटरेरी वर्ड है, इसको भी आपको याद रखना है। और एक चीज और आपको याद रखना है, लाइटवुड जो है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है ये किसका अपोजिट वर्ड होता है? तो हाइपरबली का। ठीक है, हाइपरबली का ये अपोजिट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफ स्टोरी टोल्ड टू illustrate a point or serve as an example of something often showing character of an individual, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे देखो एनेक्डोट। समझ में आ गया? ये ब्रीफ स्टोरी होती है, किसी पॉइंट को एलस्ट्रेट करने के लिए यूज होती है या फिर जो है किसी चीज के लिए एग्जाम्पल का काम करती है। ऐसे स्टोरी को हम क्या कहते हैं? ऐसे स्टोरी को हम कहते हैं एनेक्डोट, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पर्सनिफिकेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें इनएनिमेट ऑब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नोशंस को इस तरह से बोला जाता है जैसे कि उसमें लाइफ हो। जैसे डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन द किंग्स, ये किसका एग्जांपल है? पर्सनिफिकेशन का। इसी तरीके से जो है लॉफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड, ये भी किसका एग्जांपल है? पर्सनिफिकेशन का, ये आपको ध्यान में रखना है। असाइड क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, और इसके साथ एक वर्ड और आपको सीखना है, सॉलिलॉकी। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है, दोनों से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको हर बार पूछा जाता है, ये आप ध्यान रखना। असाइड और सॉलिलॉकी में देखो काफी समानताएं होती हैं, एक डिफरेंस होता है, वो आपको समझना है। देखो असाइड क्या होता है? असाइड में जो है किसी थिएटर में या किसी प्ले में देखो क्या होता है, इसमें जो कैरेक्टर वो स्टेज पर जो है लो वॉइस में बोलता है। ठीक है, लो वॉइस में बोलता है, किसमें? असाइड में, ये आपको ध्यान में रखना है। और सॉलिलॉकी में क्या होगा? इसमें जो है स्टेज पर जो कैरेक्टर है वो थॉट क्रिएट करेगा, यानी वो सोचेगा। ध्यान रखना, सॉलिडॉकी में जो कैरेक्टर है वो सोचेगा, और असाइड में जो कैरेक्टर है वो लो वॉइस में बोलेगा, और दोनों को आर्टिफिशियल डिवाइस के थ्रू जो है ऑडियंस को सुनाया जाता है। ठीक है, दोनों को ऑडियंस को सुनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोनों में इस बात को बिल्कुल मेक श्योर किया जाता है कि जो स्टेज पे और सारे कैरेक्टर्स हों वो ना सुने, ये आपको ध्यान में रखना है। जितनी मैंने पॉइंट्स बताई है इसी से आपको घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ में आ गया? तो असाइड जो है लो वॉइस में बोला जाता है स्टेज पर कैरेक्टर के द्वारा। और सॉलिलॉकी में क्या होता है? सॉलिलॉकी में ध्यान रखना, इसमें जो है कैरेक्टर स्टेज पर थॉट क्रिएट करता है और उसको आर्टिफिशियल डिवाइस के थ्रू जो है ऑडियंस को सुनाया जाता है। और इन दोनों में इस बात को बिल्कुल सुनिश्चित किया जाता है कि जो भी स्टेज पे और सारे कैरेक्टर्स हो वो ना सुन सके। समझ में आ गया? नेक्स्ट है देखो इंटीरियर मोनोलॉग। मोनोलॉग का मतलब क्या होता है पहले ये आप समझिए। मोनो का मतलब सिंगर और लॉग का मतलब होता है स्पीच। स्पीच बाय वन पर्सन, इसको हम क्या कहेंगे? मोनोलॉग। ठीक है, और इंटीरियर मोनोलॉग क्या होगा? अ पीस ऑफ राइटिंग, ठीक है, इन विच एक्सप्रेसिंग कैरेक्टर्स इनर थॉट, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटीरियर मोनोलॉग। समझ में आ गया? इसको हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक भी कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। टी.एस. एलियट की जो है एक पोएम, ध्यान रखना, वो आती है 1950 में, और लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड ट्रूफो। लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड ट्रूफो, इसमें जो है इंटीरियर मोनोलॉग का ये बेस्ट एग्जांपल है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सारे के सारे जो यहाँ पे वर्ड्स थे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट वन ऑफ गाल्सवर्दीज प्ले। तो आपको बताना है इसमें गाल्सवर्दी का ऐसा कौन सा वर्क है जो प्ले नहीं है। तो याद रखना, ये जो है सिल्वर स्पून, ये जो है कासवर्दी का एक नॉवेल है, और ये कब लिखी जाती है? 1926 में। इसके अलावा देखो द सिल्वर बॉक्स, ये 1906 में आती है, ये इनकी 3 एक्ट की प्ले है। इसके अलावा जो है ध्यान रखना, और इसका जो है ये किस थीम पर लिखी गई सिल्वर बॉक्स, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये है, ध्यान रखना, इन इक्वालिटी इन जस्टिस, इसकी जो थीम है इन इक्वालिटी
इनजस्टिस इसकी थीम है, या देयर आर टू लॉज, वन फॉर रिच एंड अदर फॉर पुअर, ये भी जो है सिल्वर बॉक्स की थीम है, ये आपको ध्यान में रखना है। स्ट्राइक कब आती है? 1909 में आती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये भी 3 एक्ट की प्ले है, और इसकी थीम क्या है? लेबर्स डिस्प्यूट, ये भी आपको याद रखना है। और जस्टिस ये 1910 में आती है, और याद रखना ये 4 एक्ट की प्ले है, और इसका थीम क्या है? इंग्लिश लीगल सिस्टम, इंग्लिश लीगल सिस्टम, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो, जॉन गासवर्दी को जो है 1932 में इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि डैश, उसके बाद इज द मेन थीम ऑफ मोस्ट ऑफ गासवर्दीज प्ले। तो देखो, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज टाइम, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज टाइम जो है, ये जो है गासवर्दी की ज्यादा से ज्यादा प्ले का जो है मेन थीम होता था, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। देखो, जॉन गासवर्दी एक वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते थे, इनके फादर जो है लॉयर थे, और इवन जॉन गासवर्दी ने भी खुद जो है लॉ की पढ़ाई कर रखी थी। इनको देखो समाज की बहुत अच्छे से समझ थी, इसीलिए जो है इन्होंने जितने सारे प्लेस लिखा है वो समाज में व्याप्त किसी न किसी बुराई को थीम बनाकर इन्होंने अपने प्लेस को लिखा है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, ठीक है। सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज टाइम इज द मेन थीम ऑफ मोस्ट ऑफ गासवर्दीज प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन गासवर्दी स्टाइल इज रिमार्केबल फॉर। तो जॉन गासवर्दी की जो स्टाइल है वो रिमार्केबल है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा। देखो, इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं, जब किसी राइटर के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें लिख दी जाए, तो समझ जाना है कि इसमें सारे के सारे पॉइंट्स करेक्ट होने वाले हैं। यहाँ पे देखो, इट्स स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, दूसरा जो है इट्स पावरफुल स्वीट ब्रिलियंट इलस्ट्रेशंस, इट्स डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस, ये सारे के सारे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ध्यान रखना जॉन गासवर्दी की स्टाइल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू गासवर्दीज ट्रायोलॉजी। तो देखो, जॉन गासवर्दी ने 3 ट्रायोलॉजी लिखा है, ये आपको ध्यान में रखना है। पहला इनकी ट्रायोलॉजी होती है फारसाइड सागा, दूसरा इनका होती है मॉडर्न कॉमेडी, और तीसरा होता है एंड ऑफ द चैप्टर, ये आपको ध्यान में रखना है। ये कब लिखी जाती है? 1922 में एज ए ट्रायोलॉजी पब्लिश होती है। मॉडर्न कॉमेडी एज ए ट्रायोलॉजी ये 19 ध्यान रखना 28 में पब्लिश होती है, और एंड ऑफ द चैप्टर ये पब्लिश होती है 1933 में। समझ में आ गया? और मैन ऑफ द प्रॉपर्टी ये एक इंडिविजुअल नॉवेल है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा ये भी आपको ध्यान में रखना है, फॉर साइड सागा में 3 नॉवेल्स रहते हैं, और 2 इसमें इंटरल्यूड रहते हैं। मैन ऑफ द प्रॉपर्टी फारसाइड सागा की पहली नॉवेल होती है। इसके अलावा जो है ध्यान रखना, इन चांसरी और जो है टू लेट, ये इसके 3 नॉवेल्स हैं। और इंडियन समर ऑफ फारसाइड सागा और अवेकनिंग 2 इसमें इंटरल्यूड है, ये आपको ध्यान में रखना है। मॉडर्न कॉमेडी में भी 3 नॉवेल्स रहते हैं और 2 इंटरल्यूड रहते हैं। कौन कौन से नॉवेल्स रहते हैं? ध्यान रखना, द व्हाइट मंकी, सिल्वर स्पून, स्वॉन सॉन्ग, ये 3 इसमें नॉवेल्स रहते हैं। और इसके अलावा जो 2 इसमें इंटरल्यूड रहता है वो कौन कौन सा रहता है? ध्यान रखना, वो है पासिंग बाय और साइलेंट ऊविंग, ये 2 इसमें इंट्रोड्यूस रहते हैं। और एंड ऑफ द चैप्टर में ओनली इसमें 3 नॉवेल्स रहते हैं, मेड इन वेटिंग, ठीक है, ओवर द रिवर, और उसके अलावा जो है इन द वाइल्डरनेस, ये 3 इसमें नॉवेल्स रहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रायोलॉजी नहीं, लेकिन ये एक इंडिविजुअल नॉवेल है, और ये आपको ध्यान में रखना है। फॉर साइड सागा जो 1922 में पब्लिश होती है, इसी के लिए जो है जॉन गासवर्दी को 1932 में जो है नोबेल प्राइज भी दिया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स डिड नॉट विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। आपको इसमें बताना है कि कौन ऐसे राइटर हैं जिनको अभी तक कोई नोबेल प्राइज नहीं मिला है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को नोबेल प्राइज मिल चुका है 1925 में इनके वर्क सेंट जॉन के लिए। जॉन गासवर्दी को 1932 में नोबेल प्राइज मिला है फॉर साइड सागा के लिए। विलियम बटलर ईट्स को भी नोबेल प्राइज मिल चुका है 1923 में इनके लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। जेम्स जॉयस को कोई भी नोबेल प्राइज नहीं मिला, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। समझ में आ गया? जेम्स जॉयस ये अपने 2 नॉवेल्स के लिए जाने जाते हैं, एक तो इनकी है यूलिसिस, ठीक है, और दूसरी जो है इनकी जो है, ये भी आपको याद रखना है, द पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट ऑफ यंग मैन, ठीक है, द पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट ऑफ यंग मैन, इस नॉवेल के लिए भी ये जाने जाते हैं। और ये जो है यूलिसिस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक पर लिखी गई एक वन ऑफ द नॉवेल्स है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन गासवर्दी वॉज बॉर्न इन द ईयर। जॉन गासवर्दी का जन्म कब हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो इनका जन्म हुआ था
ध्यान रखना है 1867 में और 14 अगस्त को, ठीक है, जिस दिन पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस होता है उस दिन जो है याद रखना है, इस तरह से एसोसिएट कर सकते हो, जॉन गासवर्दी का जन्म हुआ था और वो ईयर था 1867। और डेथ कब होती है ये भी आपको ध्यान में रखना है, इनकी जो डेथ होती है 31 जनवरी 1933। 1932 में इनको नोबेल प्राइज मिलता है, एक साल बाद इनकी डेथ हो जाती है, ये आपको याद रखना है। देखो आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, तो हमारे नेक्स्ट 2 वीडियोस में जो है बाकी के सारे क्वेश्चंस को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।